हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन 16 से 30 डिस्कस करेंगे फ्रॉम एसएचएम टॉपिक पेस बुकलेट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सबसे पहले, अ मैन इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग मेड ऑफ टू रोप्स ऑफ इक्वल लेंथ एल। तो डायग्राम में ये दो रोप्स दिखाई दे रहे हैं जिनका लेंथ एल दिया हुआ है, और क्या कंडीशन दिया हुआ है, ही स्विंग्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। मतलब इस प्लेन के वो बाहर आ रहा होगा फिर अंदर जा रहा होगा, इस तरीके से स्विंग कर रहा है। सो एक तरीके से अपन बोल सकते हैं ये वाले एक्सिस के अबाउट स्विंग कर रहा होगा, राइट। सो अगर मैं इसको थीटा एंगल से डिस्प्लेस करता हूँ तो जो टॉर्क लग रहा होगा एम जी इंटू साइन थीटा इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए हम लोग ये वाला लेंथ लेंगे, ज्योमेट्री से ये लेंथ √3 L/2 के इक्वल आ जाएगा, इक्वल्स टू आई अल्फा विच इज ml² टाइम्स अल्फा। और साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख दो, m कैंसिल और एक l भी कैंसिल। सो देखो, ये जो इक्वेशन में लिखा हुआ है सेम इक्वेशन हम लोग ने सिंपल पेंडुलम के डेरिवेशन में भी देखा था। उसमें और इसमें क्या फर्क है, जो काम वहां पे सिंपल पेंडुलम का लेंथ एल कर रहा था वही काम यहाँ पे √3 L/2 कर रहा है। सो जो फाइनल रिजल्ट है टाइम पीरियड का 2π√L/g, उसमें भी अपन एल को √3 L/2 से रिप्लेस कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा, राइट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 17, द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्लैंक with a body of mass m on it is varying according to this equation y equals to sin omega t plus √3 cos omega t। अच्छा, इस इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हाफ साइन ओमेगा टी प्लस √3/2 कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। हाफ मतलब cos 60 एंड √3/2 मतलब sin 60। तो ये sin a cos b प्लस cos a sin b के फॉर्मेट में आ जाएगा, एंड इसको रेड्यूस करके अपन 2 sin ओमेगा टी प्लस π/3 के इक्वल लिख सकते हैं, राइट। आई होप ये सब लोग ऑब्जर्व कर पा रहे। मैथ्स का एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक होता है। तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में रेड्यूस करने पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये एसएचएम का इक्वेशन है जिसका एम्पलीट्यूड 2 होगा, राइट। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर विच द मास जस्ट ब्रेक्स ऑफ द प्लैंक। एक तो हमें ये निकालना है ओमेगा की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू जिससे मास प्लैंक से जस्ट ब्रेक ऑफ हो जाए, एंड सेकेंड द मोमेंट इट ऑकर्स फर्स्ट टाइम आफ्टर t इक्वल्स टू 0। तो ओमेगा और टाइम ये दो चीजें निकालनी। तो अगर मान लो ये प्लैंक का मीन पोजीशन, ये टॉप मोस्ट एक्सट्रीम, इसको प्लस एम्पलीट्यूड मान लो और इसको माइनस एम्पलीट्यूड, और ब्लॉक को प्लैंक के ऊपर रखा हुआ है, तो ब्रेक ऑफ होने के सबसे ज्यादा चांसेस प्लस एम्पलीट्यूड पे होगा। उस समय प्लैंक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ मैक्सिमम होगा, ओमेगा स्क्वायर ए। तो प्लैंक के ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ब्लॉक पे ऊपर की तरफ मैक्सिमम स्यूडो फोर्स लग रहा होगा m ओमेगा स्क्वायर ए, जो उसके वेट को बैलेंस कर देगा। जब m ओमेगा स्क्वायर ए वेट के इक्वल होगा उस समय हम लोग बोल सकते हैं ब्लॉक जस्ट ब्रेक ऑफ कर रहा होगा, राइट। तो यहाँ से हमें ओमेगा की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी g/a का अंडर रूट, और a हमारे पास 2 के इक्वल आया हुआ है, तो ओमेगा शुड बी अंडर रूट ऑफ g/2। ये a पार्ट का आंसर है, फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो अंडर रूट g/2 ऑप्शन ए में भी दिख रहा है, ऑप्शन सी में भी दिख रहा है, राइट। अभी हमें टाइम निकालना है। देखो यहाँ पे पार्टिकल ऑलरेडी π/3 फेस एंगल से स्टार्ट कर रहा है और प्लस एम्पलीट्यूड तक उसको पहुंचाना है। तो अगर इसका फेजर डायग्राम अपन देखते, पार्टिकल π/3 एंगल से स्टार्ट कर रहा है और उसको प्लस ए तक पहुंचना है। तो सर्कल पे पार्टिकल ये वाला पाथ ट्रेवल कर रहा होगा, मतलब इक्विवेलेंटली इट विल बी ट्रेवलिंग π/6 एंगल, राइट। फेजर से बहुत इजीली टाइम निकाल सकते हैं। तो एंगल ट्रेवल्ड π/6 को ओमेगा टी के इक्वल कर दो, दैट मींस टाइम टेकन विल कम आउट टू बी π/6 ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू डाल दो अंडर रूट ऑफ g/2। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, √2/6 π/√g, ऑप्शन ए मैच हो रहा है, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखो अभी, अ रिंग ऑफ डायमीटर 2 मीटर्स। ये रिंग मान लो इसका डायमीटर दिया हुआ है, इट ऑसिलेट्स एज अ कंपाउंड पेंडुलम व्हिच इज आल्सो नोन एज फिजिकल पेंडुलम, राइट, अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट एट इट्स रिम। इसके रिम से एक एक्सिस पास हो रहा है और ऑसिलेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है,
it oscillates such that its center moves in a plane which is perpendicular to the plane of the ring. तो इस स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये रिंग भी अंदर बाहर ऑसिलेट कर रहा होगा, राइट? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाला एक्सिस होना चाहिए, इस एक्सिस के अबाउट वो ऑसिलेट कर रहा होगा, राइट? और इसका टाइम पीरियड निकालना है, और इसके टाइम पीरियड के करस्पॉन्डिंग हमें सिंपल पेंडुलम का इक्विवेलेंट लेंथ निकालना है। इक्विवेलेंट लेंथ मतलब उस सिंपल पेंडुलम का भी टाइम पीरियड इसी के इक्वल होना चाहिए उस पर्टिकुलर लेंथ के लिए, राइट? तो इस रिंग को अगर मान लो मैं प्लेन से बाहर की तरफ स्मॉल एंगल थीटा से डिस्प्लेस करूं, तो mg का जो टॉर्क है वो mg इंटू साइन थीटा इंटू ये r होगा, राइट? और इसको i अल्फा के इक्वल करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसी एक्सिस के अबाउट लिया जाएगा, राइट? तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सबसे पहले इसी के पैरेलल सेंटर ऑफ मास से पास होते हुए एक्सिस के अबाउट निकाल लो, लेट्स कॉल दिस IC। IC की वैल्यू mr² by 2 होगी, राइट? इट्स अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये सबको पता होगा। इस एक्सिस के अबाउट mr² होता है, तो IC इस एक्सिस के अबाउट इन द प्लेन ऑफ द रिंग mr²/2 होगा, एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो mr² by 2 प्लस mr², मतलब 3mr²/2 आ जाएगा, राइट? टाइम्स अल्फा, तो m कैंसिल, r भी कैंसिल, और अल्फा की वैल्यू साइन थीटा को भी अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख दो, सो अल्फा इज 2g/3r टाइम्स थीटा, और इसको अपन g/3r/2 टाइम्स थीटा लिख सकते। सिंपल पेंडुलम में अल्फा g/l टाइम्स थीटा आता था, तो इन दोनों को अगर अपन कंपेयर करें तो सिंपल पेंडुलम का जो इक्विवेलेंट लेंथ l है उसको अपन 3r/2 बोल सकते। इस केस में रेडियस कितना होगा? रेडियस इज 1 मीटर, सो इक्विवेलेंट लेंथ 3r/2 मतलब 1.5 मीटर्स, राइट? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, a particle of mass m moves in a one dimensional potential energy। ये पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ है, where a and b are positive constants। The angular frequency of small oscillations about the minima of potential energy। देखो, मिनिमा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और ऑसिलेशंस हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट ही हो सकते हैं, तो उसके अबाउट स्मॉल ऑसिलेशंस का हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करना। सो देखो, ऐसे टाइप के सवाल से कैसे डील करेंगे उसको अपन इस एग्जांपल से सीख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहला स्टेप होता है मीन पोजीशन को लोकेट करना, राइट? किसी भी एसएचएम के टाइम पीरियड को निकालने के लिए लोकेट मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन पे नेट फोर्स 0 होता है। पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स कैसे निकालेंगे? F इज गिवन बाय -du/dx। ये रिजल्ट्स अपने वर्क एनर्जी चैप्टर में देखा होगा, सो दिस विल कम आउट टू बी -ax² का -du/dx कितना होगा? 2ax, एंड सेकेंड टर्म हो जाएगा -4bx³, राइट? इसको 0 के इक्वल करना, तो x को बाहर कॉमन ले लो, 2x को कॉमन ले लो, अंदर a - 2x² बच जाएगा, सॉरी a - 2bx² बच जाएगा, राइट? इक्वल्स टू 0। तो एक पॉसिबल आंसर है x इक्वल्स टू 0, एंड दूसरा पॉसिबल आंसर है a इक्वल्स टू 2bx²। तो इससे x की वैल्यू a/2b का अंडर रूट प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, राइट? ओके, सो अभी अगर मुझे चेक करना है कि इनमें से कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट होगा, उसके लिए अपन डबल डिफरेंशिएट करके देखेंगे। d²u/dx², इसको अगर मैं दो बार डिफरेंशिएट करूं तो -2a प्लस 12bx² होगा, और इसमें अगर मैं x को 0 डालता हूं तो ये नेगेटिव आ रहा है, दैट मींस x इक्वल्स टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, और इसमें अगर मैं x को प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a/2b डालता तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। दैट मींस ऑसिलेशंस हमें ये वाले पॉइंट के अबाउट लेना होगा, राइट? ऑलराइट, तो इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेशंस कैसे हम ऑब्जर्व करेंगे? हमारे पास ऑलरेडी फोर्स का ये इक्वेशन है, और इस पर्टिकुलर एक्स पे तो नेट फोर्स 0 होगा, राइट? तो इस एक्स पे रहते हुए हमें एक्स को एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx देना है,
और ऐसा करने पर फोर्स में जो चेंज आ रहा है डीएफ वो हम ऑब्जर्व करेंगे. सो इफ वी अप्लाई डिफरेंशियल ऑपरेटर on both sides of this force equation, d of f क्या मिलेगा हमें? d of f will be equals to 2 times a minus 12 bx square times d of x. और ये सारे स्मॉल चेंजेस कौन से x के अबाउट हो रहा है? x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a बाई 2b. तो ये इस x को ये वाले इक्वेशन में डाल दो, और जो भी फोर्स में चेंज आएगा बिकॉज ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट dx, वही एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग फोर्स होगा. सो इस df को मैं मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ. एक्सेलरेशन के लिए a सब्सक्रिप्ट c ये सिंबल यूज कर लेते हैं बिकॉज a यहाँ पे ऑलरेडी यूज किया हुआ है. सो दिस विल बी 2a minus 12b x square, and x square is a upon 2b times dx. तो 12b upon 2b is 6b. Sorry, 12b upon 2b is 6, and 2a minus 6a is minus 4a. So finally mass into acceleration is minus 4a times dx, और इसको मास से डिवाइड कर दो. तो ये वाला जो टर्म ये ओमेगा स्क्वायर का काम कर रहा है. दैट मीन्स ओमेगा की वैल्यू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ a बाई m इसके इक्वल होगी. और सवाल में एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है, राइट? सो ऑप्शन बी मैच हो रहा है. ओके, सो देखो ये सवाल को एक बार पूरा वापस समराइज कर लेते हैं. इसमें कुछ नई चीजें हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, एक नया मेथड अपन अप्लाई कर रहे हैं. देखो कॉन्सेप्ट तो वही है, मीन पोजीशन निकालो, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx दे दो, एंड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के करस्पॉन्डिंग एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग फोर्स df निकाल लो, और एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग फोर्स df को मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल कर दो. और ये सारी चीजें किसके अबाउट हो रही है? मीन पोजीशन. मीन पोजीशन मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पोजीशन, जो कि x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a बाई 2b के अबाउट आ रहा होगा, राइट? सो पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन से सबसे पहले हमने फोर्स निकाला, इक्वल्स टू 0 किया. इसमें जो भी पोजीशंस पे फोर्स 0 आ रहा है उसमें से हमने फिगर आउट किया कि कौन से पोजीशन पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, एंड फोर्स के इक्वेशन को फोर्स इन टर्म्स ऑफ x, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है उस पे दोनों साइड डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा दो. तो इससे हमें आइडिया आ जाएगा कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx देने पर एक्स्ट्रा फोर्स कितना आ रहा है, राइट? तो ये मेथड अपन ऐसे टाइप के किसी भी सवाल पे अप्लाई कर सकते हैं. ओके, ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20. अ टनल इज डग in the earth across one of its diameter, and two masses m and 2m are dropped from the ends of the tunnel. The masses collide and stick together and performs SHM. Find the amplitude of that SHM. Okay, so देखो टनल वाला सवाल भी स्टैंडर्ड है. टनल में अगर कोई भी मास ऑसिलेट करता है, सिंगल मास, तो उसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली टनल पे जो मेन पोजीशन होगा वो तो अर्थ का सेंटर ही होगा. और मान लो किसी भी इंस्टेंट पे कोई मास अर्थ के सेंटर से x डिस्टेंस पे पहुंच गया, m मास, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स g कैपिटल M बाय r क्यूब इंटू एक्स फील्ड इंटू मास, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, और इसको ma के इक्वल कर देंगे. दैट मीन्स एक्सेलरेशन विल बी gm बाय r क्यूब टाइम्स x. तो ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो g कैपिटल M बाय r क्यूब इसके अंडर रूट के इक्वल होगी. This omega does not depend on the mass. It simply depends on universal constant g, mass of the earth and radius of the earth. तो सारे ही masses सेम टाइम पीरियड और सेम ओमेगा से ऑसिलेट करेंगे अर्थ के टनल के अंदर, राइट? ऑलराइट, सो अभी देखो सिचुएशन क्या है. ऊपर से m मास को ड्रॉप किया जा रहा है, और टनल के नीचे वाले एंड से मान लो 2m को ड्रॉप किया जा रहा है. ओके, सो जब ये दोनों मासेस अपने अपने रिस्पेक्टिव मीन पोजीशंस पे पहुंचेंगे, इसको अपन नए डायग्राम में प्लॉट कर देते हैं. ये डायग्राम अपन खाली ओमेगा निकालने के लिए यूज कर रहे हैं. सो लेट अस प्लॉट द सिचुएशन गिवन इन द क्वेश्चन इन दिस सर्कल. सो ये टनल है,
ऊपर से मान लो m मास को ड्रॉप किया जा रहा है। m मास अकेला एसएचएम कर रहा होगा जब वो ऊपर से अर्थ के सेंटर तक पहुंचेगा, राइट। और अर्थ के सेंटर तक पहुंचते पहुंचते उसका वेलोसिटी ओमेगा ए नीचे की तरफ हो जाएगा। और जो 2m मास है वो भी सेम टाइम में अर्थ के सेंटर तक पहुंच जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता। तो एक्सट्रीम से मेन पोजीशन तक जाने के लिए दोनों को सेम टाइम लगा होगा। एंड 2m मास ने भी सेम स्पीड ओमेगा ए, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो इसने भी ओमेगा ए स्पीड एक्वायर कर लिया होगा ऊपर की तरफ, और दोनों का परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो अगर मैं मोमेंटम कंजर्व करूं, ओमेगा ए को v मान लो, 2m का मोमेंटम 2mv ऊपर की तरफ, m का मोमेंटम mv नीचे की तरफ, तो माइनस mv ये इनिशियल मोमेंटम। कोलिजन के बाद कंबाइंड मास 3m, एंड कोलिजन के बाद जो दोनों का कॉमन स्पीड है उसको v डैश मान लेते, राइट। तो यहाँ से v डैश की वैल्यू v/3 के इक्वल आ जाएगी। और जो नया एम्पलीट्यूड है अगर उसको मैं a डैश मान लूँ, तो v/3 को मैं ओमेगा टाइम्स a डैश के इक्वल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये v/3 भी मैक्सिमम स्पीड ही होगा मीन पोजीशन पे। ओमेगा तो सेम ही रहने वाला है इंडिपेंडेंट ऑफ मास, so this will be equals to omega times a dash, right? V was equals to omega a and v/3 is equals to omega a dash। तो यहाँ से अपन देख पा रहे हैं इन दोनों इक्वेशन से, ये वाला और ये वाला, a dash की वैल्यू a/3 हो गई होगी, राइट। ओरिजिनल एम्पलीट्यूड रेडियस के इक्वल था, दैट मींस न्यू एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल्स टू r/3, ओके। क्वेश्चन नंबर 21। Two particles undergo SHM along parallel lines with the same time period and equal amplitudes. At a particular instant, one particle is at its extreme position while the other particle is at the mean position. देखो ऐसा टाइप का सवाल अपन ने लेक्चर में भी देखा था। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको फेजर डायग्राम में प्लॉट कर दो। तो ये जो गिवन टाइम इंस्टेंट है, उस समय एक पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, पार्टिकल 1, एंड दूसरा पार्टिकल मीन पोजीशन पे, इसको पार्टिकल 2 मान लो, राइट। वी वांट टू फाइंड द टाइम आफ्टर विच दे विल क्रॉस ईच अदर। सो पार्टिकल 2 तो नीचे जा रहा होगा एज पर द डायग्राम, और नीचे जाके रिवर्स आएगा, राइट। एंड पार्टिकल 1 कंटिन्यूसली नीचे जा रहा होगा। तो पार्टिकल 1 के डाउनवर्ड जर्नी में एंड पार्टिकल 2 के अपवर्ड जर्नी में, यहाँ तो कहीं पे दोनों वापस मिलेंगे। दिस इज पार्टिकल 1, दिस इज पार्टिकल 2। इनके करस्पॉन्डिंग जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाले पार्टिकल्स है वो यहाँ पे और यहाँ पे होंगे, राइट। इनिशियली पार्टिकल 1 यहाँ पे था, पार्टिकल 2 यहाँ पे थे, और इनके सर्कुलर मोशंस वाले पार्टिकल्स 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। तो इनके बीच का जो एंगल है वो इनिशियली 90 डिग्रीज था, और ये एंगल कभी भी चेंज नहीं होगा, राइट, क्योंकि दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है। तो इस समय भी ये एंगल अपन 90 के इक्वल मान सकते हैं। दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है वो 45 डिग्रीज के इक्वल होगा, राइट। सो इन अ वे वी कैन से दैट टू क्रॉस पार्टिकल 2, पार्टिकल 1 is traveling by an angle of 90 plus 45। पार्टिकल 1 पे जो सर्कल पे मूव कर रहा होगा, पार्टिकल 1 के करस्पॉन्डिंग, उसने सर्कल पे ये वाला जर्नी कवर किया होगा। सो ओवरऑल π/2 प्लस π/4 ये एंगल ट्रेवल किया होगा, और इसको अपन ओमेगा टाइम्स टी लिख सकते हैं। ओमेगा मतलब 2π अपॉन कैपिटल टी टाइम्स टाइम रिक्वायर्ड, राइट। सो π/2 प्लस π/4 मतलब 3π/4 इक्वल्स टू 2π अपॉन टी टाइम्स टी, पाई कैंसिल। तो इसको सॉल्व करने पर t की वैल्यू 3/8 टाइम्स कैपिटल टी इसके इक्वल आ जाएगी, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 22। A heavy brass sphere is hung from a light spring and is set in vertical oscillation with a period of t. If the sphere is now immersed in a non-viscous liquid with a density 1/10 of the density of the sphere, if the system is now set in SHM, its time period will become how much?
सो देखो सेकेंड केस में जो जी इफेक्टिव होगा फ्लूइड के अंदर इमर्स करने पर क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, नीचे ऑब्जेक्ट का वेट माइनस बुएंसी फोर्स, ये नेट फोर्स लग रहा होगा, और इसको ऑब्जेक्ट के मास से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो इसको अपन जी इफेक्टिव बोल सकते हैं। जी इफेक्टिव इज बेसिकली नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। ये जो नेट फोर्स है ये एक्सक्लूडिंग टेंशन होगा, राइट। सो जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ रही है इससे, वी कैंसिल हो जाएगा, 1 - रो लिक्विड अपॉन रो ऑब्जेक्ट टाइम्स जी। और सवाल में क्या दिया हुआ है, लिक्विड का जो डेंसिटी है दैट इज 1/10 ऑफ द डेंसिटी ऑफ द स्पीयर। तो ये वाला टर्म 1/10 होगा, तो जी इफेक्टिव 9g/10 आ जाएगा, राइट। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√L/g। दैट मीन्स टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √g। जी अगर 9/10 टाइम्स हो रहा है तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे टाइम पीरियड √10/9 टाइम्स टी हो जाएगा। बट देखो यहाँ पे ये सिचुएशन तब होता अगर वो पेंडुलम दिया होता, बट सवाल में स्प्रिंग की बात हो रही, राइट। ये अपन ने अच्छे से पढ़ा नहीं था। अगर ये सारी चीजें पेंडुलम के साथ हो रही होती, पेंडुलम को किसी विस्कस लिक्विड के अंदर इमर्स किया और इसको ऑसिलेट किया और इसका टाइम पीरियड निकाल रहे होते, तो टाइम पीरियड वुड हैव बीन √10/9 टाइम्स टी। बट यहाँ पे स्प्रिंग की बात हो रही, दैट मीन्स स्प्रिंग मास सिस्टम दिया हुआ है, जो हैवी ब्रास स्पीयर है उसको स्प्रिंग के नीचे अटैच किया हुआ है, और स्प्रिंग के ऑसिलेशंस का जो टाइम पीरियड है वो हमेशा 2π√m/k होता है, राइट। द टाइम पीरियड फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम डज नॉट डिपेंड ऑन इफेक्टिव जी। फिर चाहे उसको अपन लिक्विड के अंदर ऑसिलेट करवाए या फिर किसी एलिवेटर के अंदर जो ऊपर या नीचे एसिलेट करे, इन सारी सिचुएशंस में बस इफेक्टिव जी चेंज हो रहा है, राइट। एंड इफेक्टिव जी स्प्रिंग मास सिस्टम की खाली मीन पोजीशन को चेंज करेगा, फाइनल जो टाइम पीरियड का रिजल्ट होगा वो हमेशा यही आएगा। तो आंसर शुड बी ऑप्शन डी, टाइम पीरियड विल नॉट चेंज, राइट। क्वेश्चन नंबर 23, a simple pendulum is oscillating in a lift. If the lift is going down with constant velocity, the time period of the pendulum is t1. नीचे की तरफ अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा, तो t1 इज सिंपली 2π√L/g। इफेक्टिव जी नॉर्मल जी के इक्वली होगा। सेकेंड सिचुएशन, इफ द लिफ्ट इज गोइंग डाउन विथ सम रिटार्डेशन, वो नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है मतलब वेलोसिटी नीचे की तरफ है और रिटार्डेशन हो रहा है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा होगा लिफ्ट का, दैट मीन्स स्यूडो फोर्स एम ए नीचे लग रहा होगा, राइट। और एम जी तो नीचे लग ही रहा है, इसका मतलब जी इफेक्टिव इस केस में g+a हो जाएगा, और जी इफेक्टिव अगर बढ़ गया तो टाइम पीरियड सेकंड केस में कम हो जाएगा, दैट मीन्स t2 शुड बी लेस देन t1, राइट। सो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन ए, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, a particle starts oscillating simple harmonically from its equilibrium position, then the ratio of kinetic energy and potential energy of the particle at time t/12। ओके देखो अगर वो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, ये एम्पलीट्यूड है, तो सबको ये रिजल्ट याद होगा, मीन पोजीशन से a/2 जाने के लिए t/12 टाइम लगता है, राइट। एंड a/2 से a जाने के लिए t/6 टाइम लगता है, तो t/12 टाइम पे वो a/2 पे होगा। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m ω²x², और x की वैल्यू a/2 के इक्वल होगी। ये पोटेंशियल एनर्जी होगा, एंड काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ m ω² a² माइनस x², मतलब a² माइनस a/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे a²/4 का टर्म आ रहा है और यहाँ पे 3a²/4 का टर्म आ रहा होगा, दैट मीन्स रेशियो ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी 3:1, राइट।
अगर मान लो ये स्टैंडर्ड टाइम t/12 नहीं होता तो अपन फेजर डायग्राम से पोजीशन x निकाल लेते, उतने टाइम के बाद वो किस पोजीशन x पे पहुंचा होता, एंड x को अगेन पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देते, राइट। क्वेश्चन नंबर 25, a mass at the end of a spring executes simple harmonic motion about an equilibrium position with an amplitude a. Its speed as it passes through equilibrium position, मतलब मीन पोजीशन ये v दिया हुआ है, तो ये दोनों इंफॉर्मेशन से ओमेगा a इक्वल्स टू v, ये वाला रिजल्ट याद आता है, ये वाला फॉर्मूला। इफ एक्सटेंडेड 2a एंड रिलीज्ड, मतलब एम्पलीट्यूड को अभी अपन ने 2a कर दिया और उसको रिलीज किया, द स्पीड ऑफ द मास पासिंग थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखो एम्पलीट्यूड को चेंज करने पर ओमेगा तो चेंज नहीं होगा ना, स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए ओमेगा सेम रहता है, तो अगर अपन ने एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया तो मीन पोजीशन पे जो मैक्सिमम स्पीड है वो भी डबल हो जाएगा, राइट। सो स्पीड एट द मीन पोजीशन विल बिकम 2 times v। क्वेश्चन 26, a 2 kg block moving with 10 meters per second strikes a spring of spring constant pi square newtons per meter attached to 2 kg block at rest. The time for which rear block remains in contact with the spring. So देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी, जब ये 2 kg ब्लॉक, इसको ब्लॉक ए नाम दे देते, जब ये ब्लॉक बी से कांटेक्ट में आएगा, ब्लॉक बी से तो ये स्प्रिंग अटैच्ड है ना, सो जैसे ही ब्लॉक ए स्प्रिंग के इस कांटेक्ट में आएगा, ये मान लो स्प्रिंग का टिप है, ब्लॉक ए 10 मीटर्स पर सेकेंड से मूव कर रहा है, इसके बाद का जो मोशन होगा वो 2 मास एसएचएम होगा, एसएचएम फॉर 2 मास सिस्टम, और उसमें स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन होगा और स्प्रिंग वापस अपने नेचुरल लेंथ में आएगा। और अगर मान लो इंस्टेड ऑफ ब्लॉक ए जस्ट टचिंग द स्प्रिंग, अगर ये ब्लॉक ए यहाँ से स्टिक हुआ होता तो मैक्सिमम एक्सटेंशन भी होता और वापस वो अपने नेचुरल लेंथ में आ जाता, राइट। और ये पूरा मोशन एक साइकिल कंप्लीट करता, राइट। तो ये वाला जो मोशन है जिसमें मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ और स्प्रिंग वापस अपने नेचुरल लेंथ में आ गया, इसके बाद स्प्रिंग में एक्सटेंशन तो पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे एक्चुअल में स्टिक नहीं किया जा रहा, एक्चुअल में ब्लॉक खाली टच कर रहा है, तो एक्सटेंशन वाला मोशन जब चालू होने वाला होगा उस समय एक तरीके से अपन मान सकते हैं ब्लॉक ये सेपरेट हो जाएगा। सो इनडायरेक्टली इन द क्वेश्चन दे आर जस्ट आस्किंग अस टाइम टेकन फॉर दिस मोशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, और ये वाला जो टाइम है वो पूरे साइकिल के टाइम पीरियड का हाफ होगा। वी जस्ट वांट टू कैलकुलेट t/2 एंड टाइम पीरियड फॉर 2 ब्लॉक सिस्टम इज 2 pi under root reduced mass upon k। यहाँ पे reduced mass क्या होगा, दोनों मास इज 2 kg, तो reduced mass 1 kg हो जाएगा और k की वैल्यू pi square है, that means time period will be 2 seconds, so required answer will be t/2 which is 1 second, right। Question 27, the amplitude of the vibrating particle due to the superimposition of 2 SHMs, ये पहला SHM है और ये दूसरा SHM, तो इसको वेक्टर्स वाले तरीके से कर लो, ये दोनों SHM सेम लाइन के अलोंग ही हो रहा है, y1 एंड y2, राइट। तो y2 का जो इनिशियल फेज है वो 0 है और y2 का जो एम्पलीट्यूड है वो 1 है, तो y2 को 1 पे प्लॉट कर दो, एंड y1 का भी एम्पलीट्यूड 1 है और उसका इनिशियल फेज एंगल π/3, तो π/3 पे y2 के एम्पलीट्यूड y1 के एम्पलीट्यूड 1 को प्लॉट कर दो, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस 60 होगा, तो रिजल्टेंट SHM का जो एम्पलीट्यूड है वो √3 आ जाएगा इससे, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 28, 2 SHMs y1 equals to a sin omega t and y2 equals to a cos omega t are superimposed on a particle of mass m। देखो यहाँ पे भी ये दोनों SHM सेम लाइन के अलोंग ही हो रहा है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा y2 को अपन a sin omega t प्लस π/2 लिख सकते, तो इन दोनों SHMs का एम्पलीट्यूड सेम है और सेकेंड SHM का इनिशियल फेज एंगल π/2 है, तो a1 को यहाँ पे प्लॉट कर दो 0 फेज एंगल पे और a2 को π/2 पे,
तो जो रिजल्टेंट SHM होगा उसका एम्पलीट्यूड √2 टाइम्स A होगा. टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज गिवन बाय हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू A स्क्वायर. इस केस में √2 टाइम्स A का होल स्क्वायर, राइट. तो इसको सॉल्व करने पर m ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर, ऑप्शन बी मैच हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 28. देन 29th. While a particle executes linear simple harmonic motion, option A, its linear velocity and acceleration passes through their maximum and minimum values once in each oscillation. Okay, so देखो linear velocity जो है, मान लो ऑसिलेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इस समय वो राइट की तरफ मूव कर रहा है. ये Vmax है, राइट में गया, एक्सट्रीम पे गया, वापस रिटर्न आया, वापस Vmax हो गया, वापस लेफ्ट में गया और रिटर्न आ गया, राइट. सो पूरे एक ऑसिलेशन में Vmax कितने बार अचीव हुआ? 2 टाइम्स. और Amax भी यहाँ पे और यहाँ पे अचीव हो रहा होगा. दैट मीन्स Amax भी 2 टाइम्स अचीव हुआ होगा. दैट मीन्स ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. ऑप्शन ए में बोल रहे हैं कि लीनियर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक ही बार होंगे. अच्छा, मैक्सिमम और मिनिमम की बात हो रही है. एक बार ऑप्शन ए वापस पढ़ते. इट्स लीनियर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन passes through their maximum and minimum values. मतलब लीनियर वेलोसिटी को मैक्सिमम वैल्यू से पास करवाना है और एक्सेलरेशन को मिनिमम से पास करवाना. तो ये दोनों ही मीन पोजीशन के करस्पॉन्डिंग होंगे और मीन पोजीशन से एक ऑसिलेशन में वो 2 बार पास हो रहा होगा, राइट. सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. ऑप्शन बी, इट्स लीनियर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन passes through their maximum and minimum values twice in each oscillation. So option B is correct, right. मीन पोजीशन से वो 2 बार पास हो रहा होगा. ऑप्शन सी में 4 टाइम्स दिया हुआ है. एंड ऑप्शन डी, इट्स लीनियर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑलवेज अटेन्स देयर पीक साइमल्टेनियसली. ये गलत है. वेलोसिटी मीन पोजीशन पे पीक अटेन करेगा और एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पे, राइट. देन क्वेश्चन नंबर 30. व्हाइल अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM, the rate of change of acceleration is maximum and minimum respectively at. So देखो, अगर मैं SHM का ये इक्वेशन मान लूं A sin ओमेगा टी, तो एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर A sin ओमेगा टी होगा. और यहाँ पे किसकी बात हो रही है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस ओमेगा क्यू टाइम्स A cos ओमेगा टी. सो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू एट मीन पोजीशन होगी. मैग्नीट्यूड को ही देख रहे हैं अपन, मैग्नीट्यूड वाइज. और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो एक्सट्रीम पे होगी, राइट. तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन. मिनिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, तो ए ऑप्शन ही मैच हो रहा है, राइट. बाकी ऑप्शंस भी देख लो. एक्सट्रीम एंड मीन ये गलत होगा. द मीन पोजीशन ऑल्टरनेटली ये भी गलत होगा. एंड एक्सट्रीम ऑल्टरनेटली ये भी गलत होगा, राइट. सो ऑप्शन ए करेक्ट. ओके, सो क्वेश्चंस 31 से 45 अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फॉर एक्सरसाइज 1. ओके, ऑलराइट, चलो फिर. थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर.